हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और उसके अंदर यूनिट नंबर 1 को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है, कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके नेसेसरी एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी बेसिक सारे समझ लिए हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो आज हमको देखना है इस वीडियो के अंदर। मतलब पार्ट 2 लेक्चर में हम जितना रिमेनिंग पोर्शन है यूनिट 1 का वो हम कवर कर लेंगे। हम सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में जो डिफरेंस है वो देखेंगे। सेल और दूसरे ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं जैसे एचपी होता है, बेलमेंट होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या चाहिए वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसी के साथ में यूनिट नंबर 1 हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर को और देखते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर नंबर 1 आपको यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि वहां पर हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सेल क्या होता है। तो सेल और फ्यूचर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो आपको टर्म्स याद रखनी है वो है एक्चुअल सेल और फ्यूचर सेल। एक्चुअल सेल मतलब आज की डेट में प्रोडक्ट मेरे पास में है, गुड्स मेरे पास में है, मैं उसको आज ही बेच रहा हूँ, एग्जिस्टिंग गुड्स मेरे पास में होते हैं, तो उसका होता है एक्चुअल सेल। ठीक है। अगर यहाँ से हम हटते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर सेल क्या होता है। फ्यूचर यानी कि मैं आने वाली डेट पर किसी चीज को बेचने वाला हूँ, फ्यूचर में बेचने वाला हूँ, यानी कि वो मेरा एग्रीमेंट टू सेल होता है। एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं उसको सेल करूंगा फ्यूचर डेट पे। तो ऑब्वियसली जो मेरे गुड्स है वो फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं और वो मेरे एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। मतलब एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या जो गुड्स है वो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं। देखिए पेंसिल मेरे पास में है, पेंसिल मेरे पास में आज है पर मैं इसको आज बेच रहा हूं नहीं, मैंने बोला 1 महीने बाद बेचूंगा। तो ये पेंसिल मेरे पास में है, इसका मतलब वो एग्जिस्टिंग गुड्स है। दूसरा यहां पर एक एग्जांपल हो सकता है कि क्रॉप मेरे पास में आज नहीं है, या फिर मैंने बोला कि मेरे पास काउज है तो इन काउ से जितना भी मिल्क आने वाला है वो सब आपको बेचने वाला हूं। मिल्क मेरे पास में आज है क्या? नहीं है। मींस जो गुड्स है, टाइप्स ऑफ गुड्स जो हमने पढ़े हैं, एग्जिस्टिंग होता है, फ्यूचर गुड्स होता है। तो एग्रीमेंट टू सेल की बात करूंगा तो उनमें ये दोनों आ सकते हैं, एग्जिस्टिंग भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है। बट अगर मैं एक्चुअल सेल की बात करूंगा यानी कि मैं सेल की बात करूंगा, सिर्फ सेल की, जब आज ही मैं सामान बेच रहा हूं तो उसके लिए एग्जिस्टिंग गुड्स होना जरूरी है। ठीक है। सो ये बेसिक्स मैंने आपको यहाँ पर समझा है। आइए देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, डिफरेंसेस क्या बोल रहे हैं, फटाफट इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। नाउ a contract of sale of good is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। मतलब वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार है आज ही डेट पर, तो वो नॉर्मल एग्रीमेंट हो गया? नहीं, वो सिर्फ हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो फिर एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल ये होगा कि मैंने फ्यूचर टाइम पर या फिर किसी कंडीशन को पूरी होने पर बेचने का वादा किया है, तो वो मेरा एग्रीमेंट टू सेल होता है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 का सबसेक्शन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको ऐसे समझना होगा कि मेरा जो एग्रीमेंट टू सेल है यानी कि मैंने एग्री किया कि मैं कुछ कंडीशन पूरी होने के बाद में मैं आपको ये चीज़ बेचूंगा। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट टू सेल होगा। तो मेरी जब वो कंडीशन या फिर जब मेरा वो टाइम पीरियड दोनों यहाँ पर मीट हो जाता है तो एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है सेल। राइट। मैंने बोला 1 महीने बाद बेचूंगा, तो 1 महीने बाद जैसे ही मेरा 1 महीने तक तो मेरा ये एग्रीमेंट टू सेल चल रहा था, जैसे ही मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ तो वही चीज़ मेरी अब सेल में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि वो कंडीशन पूरी हो चुकी है और टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। सो यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 में सबसेक्शन 1 बात कर रहा है नॉर्मल सेल के बारे में, सबसेक्शन 2 बात कर रहा है एग्रीमेंट टू सेल के बारे में, सबसेक्शन नंबर 4 बात कर रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा नॉर्मल सेल जब वो कंडीशन और टाइम पीरियड यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये 3 डेफिनेशंस आपको समझनी है और उसके अंदर ये आपको मैं समझा चुका हूँ, ये आपको समझा चुका हूँ। आपको देखना है सिर्फ ये, व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, जो मैंने आपको अभी समझाया, इट इज व्हेन द टाइम elapses और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है। सो ये हो गई 3 डेफिनेशंस हमारी यहाँ पर कंप्लीट रिलेटेड टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल एंड व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। आई होप आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, बहुत क्लियरली हमने यहाँ पर समझा है। बट इनका कहना है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो या कुछ भी हो,
कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो को एग्जिस्ट करना ही चाहिए, यानी कि जिनका होना अति आवश्यक है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी तो होगी, चाहे आप एग्रीमेंट टू सेल करिए या फिर आज सेल करिए, दो पार्टीज तो होना जरूरी है ना। तो ये तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो होना ही होना है, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो गुड्स ही होना चाहिए, गुड्स के बिना और कुछ नहीं हो सकता है। मैं किसी सर्विसेज का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है सर्विसेज का, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो 1930 का सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर मुझे अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे गुड्स चाहिए ना। मैं सर्विसेज की बात यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसी चीज़ों की बात नहीं कर सकता हूँ जो गुड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ एक्शनेबल क्लेम्स की, तो क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में यहाँ पर कवर किए गए? नहीं किए गए हैं। तो क्या वो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर गुड्स की डेफिनेशन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो क्या उनकी बात कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। सो दूसरा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरी बी गुड्स कवरिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और वही गुड्स होने चाहिए। बट अब आता है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है कि गुड्स होने चाहिए, मूवेबल गुड्स होने चाहिए। पर वो गुड्स क्या एग्जिस्टिंग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या फ्यूचर डेट वाले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इट मे बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पजेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। सिंपल सी बात है, गुड्स मेरे पास में आज है, बेचने का मन नहीं है, 1 महीने बाद बेचूंगा। गुड्स मेरे पास में आज नहीं है पर बेचने का मन है, 1 महीने बाद बेचूंगा, एक ही बात है ना। गुड्स मेरे पास हो या ना हो, एग्जिस्टिंग हो या फ्यूचर हो, क्या मैं एग्रीमेंट टू सेल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेल, इसके अंदर गुड्स सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ये गुड्स एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये लिख लीजिए बोल्ड में, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा, अ प्राइज इन मनी शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड। यहाँ पर इन काइंड बात नहीं चल रही है, मतलब कोई बार्टर एक्सचेंज नहीं चल रहा है यहाँ पर कि मैं आपको पेन दे रहा हूँ तो आपने बोला कि मैं तुझे अपने रेबन के गॉगल्स दे दूंगा। बात वो नहीं चल रही है। बात ही चल रही है यहाँ पर कि जैसे जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो या तो आप आज पैसा दीजिए या प्रॉमिस कीजिए कि बाद में देंगे। जो भी होगा वो इन मनी होना चाहिए, इन काइंड नहीं होना चाहिए। बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड। सो इनका कहना है कि कुछ पैसा, जैसे कि मैंने 11,000 की आपको पेंसिल यहाँ पर बेचने का वादा किया, तो आपने बोला ठीक है एक काम करना, मेरे पास 5,000 के यहाँ पर रेबन के ओरिजिनल गॉगल्स रखे हैं। चलिए गॉगल्स की बात नहीं करते, 5,000 का मेरे पास में एक गोल्ड की रिंग रखी हुई है, ठीक है। तो उसने कहा बचे वो 6,000 रुपए मैं आपको कैश में दे दूंगा, ठीक है। सो क्या हो गया, पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। क्या ऐसा हो सकता है? यस, पार्टली हो सकता है, बट प्योर ट्रांजेक्शन इन काइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस बाय वन पार्टी एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर बाय अदर। मतलब कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी होना चाहिए, सिर्फ आपको एक्सचेंज नहीं खेलना है। जब आप एक चीज बेचोगे तो प्रॉपर्टीज की जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफर होनी चाहिए। अगला पॉइंट, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? कंडीशनल भी हो सकता है मींस कि ये पूरी एग्रीमेंट तभी होगी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। ऐसा हो सकता है क्या? यस। कंडीशनल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट इन नेचर भी हो सकता है, यानी कि कोई भी नथिंग सेड आपको ये चीज ट्रांसफर हो जाएगी अगर आप मुझे इतने रुपए दे दोगे तो। और कंडीशनल भी हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो आपका ये चीज हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीजें हो गई, जैसे कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ये सब चीजें तो होनी चाहिए। सो ये क्या बताया हमने? सेल देखा, एग्रीमेंट टू सेल देखा, एग्रीमेंट टू सेल एक सेल कैसे बनता है वो हमने देखा। उसके बाद में हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। डिफरेंस के साथ में हमने क्या देखा कि ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमेशा होने ही चाहिए, वो कौन से हैं? वो ये सब है, ठीक है। ओके, तो आपने डिस्टिंक्शन की बात करी सर, जो आपने हमें ओरली बताया है वो जरा आप ये टी फॉर्मेट में हमको बताएंगे क्या? बिल्कुल, देख लीजिए। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल में कब होगी? आज ही हो जाएगी, इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल में कब होगी? फ्यूचर डेट पर होगी, जब कोई कंडीशन फ्यूचर में पूरी हो जाएगी तब। अच्छा, सेल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट टू सेल भी कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों है तो कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप है।
जो सेल होता है वो एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटेड यानी कि एग्जीक्यूट हो चुका है, बट जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी यानी कि वो एग्जीक्यूट होने वाला है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। सो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। अगर मैंने कोई चीज आज बेची है तो पैसा मुझे मिल चुका है, मैं बेचने वाला हूं, मतलब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका पैसा मुझे फ्यूचर डेट पर मिलेगा। अच्छा सर, ब्रीच हो गया तो यानी कि अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ दिया या फिर एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ दिया, तो दोनों के लिए कोई रेमेडीज यहाँ पर उपलब्ध है क्या? अब देखिए यहाँ पर ये समझने की बात है, आपको आगे आने वाले सारे पॉइंट सब समझ में आएंगे जब आपको एक पॉइंट ध्यान रहेगा। सेल के अंदर पोजीशन किसके पास में है? बायर के पास में चले गया है, ये पेंसिल सामने वाले पर्सन को मिल चुकी है। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या ये पेंसिल बायर के पास गई है क्या? नहीं, 1 महीने बाद जाएगी, मतलब मेरे पास में है। मींस अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो एक में यानी सेल के अंदर जो पोजीशन है वो बायर के पास में जा चुका है और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर के पास जा चुका है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए और आगे के पॉइंट सुनिए। ठीक है, तो पोजीशन हमको समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसमें ब्रीच हो गया। ब्रीच हो गया मतलब कि मैंने चीज बेच दी आज की तारीख में। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसके पास में पोजीशन है, बायर के पास में इस वाले केस में, और इस वाले केस में सेलर के पास में है। ये पेंसिल मैंने आपको बेचने का वादा किया, आपने कहा 1 महीने बाद खरीदूंगा और आपने नहीं खरीदी, तो अब क्या होगा? ये पेंसिल मेरे पास रखी हुई है, क्या मैं किसी को बेच सकता हूँ ये पेंसिल? यस, बेच सकता हूँ। बट क्या मैं इस पेंसिल का पूरा पैसा आपसे रिकवर कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने आपके लिए रिजर्व रखी थी और आपने बोला था 1 महीने बाद आप खरीदेंगे, आपने नहीं खरीदी है, तो मैं पूरा पैसा आपसे रिकवर नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उतना पैसा रिकवर कर सकता हूँ जितने के मुझे डैमेजेस हुए हैं सिर्फ। बट इन द केस ऑफ सेल, seller can sue the buyer for the price of the goods because of the passing of the property therein to the buyer। मैंने बायर को वो प्रॉपर्टी पास कर दी है, इसलिए मैं पूरा प्राइस रिकवर कर सकता हूँ। बट यहाँ पर जो भी अग्रीव पार्टी है वो सिर्फ डैमेजेस को ही रिकवर कर पाएगी एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस वॉज पेबल एट अ स्टेटेड डेट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद में अब लायबिलिटी की बात आती है। तो बायर के पास में पोजीशन है तो लायबिलिटी भी उसी की होगी। यहाँ पर सेलर के पास में पोजीशन है तो लायबिलिटी उसकी होगी। रिस्क, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो रिस्क ऑफ लॉस बायर का रहेगा, यहाँ पर रिस्क ऑफ लॉस सेलर का रहेगा। अगर रीसेल की बात करें तो यहाँ पर रीसेल क्या सेलर कर सकता है? नहीं कर सकता, उसके पास में वो चीज़ है ही नहीं, पेंसिल मेरे पास में है नहीं, बेच चुका हूँ, तो रीसेल कैसे करूँगा? बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या मैं रीसेल कर सकता हूँ? यस, अभी पेंसिल मेरे पास में ही है, तो अगर मेरा वो एग्रीमेंट टूट गया तो मैं और किसी को रीसेल कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, वो हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके साथ में हमने यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स भी देख लिए हैं और हमने इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी देख ली है, यानी कि सेक्शन नंबर 4 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आइए अब आगे चलते हैं हम सेक्शन नंबर 5 की तरफ। अब 5 की तरफ चलने से पहले हमें कुछ डिफरेंसेस देखने होंगे, यानी कि सर सेल के अंदर और हायर परचेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये जरा बताइए हमको, और सेल के अंदर और बेलमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये भी आप हमको बताइए। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि बेलमेंट क्या होता है और हायर परचेज क्या होता है। तो पूरा डिफरेंसेस पढ़ने से बेहतर ये है कि हम एचपी को और बेलमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल तो हमको ऑलरेडी पता है, तो सेल के सारे पॉइंट्स हमको पता है, हम यहाँ पर एचपी और बेलमेंट को देख लेंगे तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एचपी और बेलमेंट का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। उसके बाद में हम आ चुके होंगे सेक्शन नंबर 5 के बाद में, एंड बिलीव मी सेक्शन नंबर 5 के बाद में सेक्शन नंबर 6 है और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, वो हम फटाफट देख लेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड एचपी क्या होता है, हायर परचेज, एंड बेलमेंट क्या होता है। लेट्स सी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे दूसरे सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में और सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला है हायर परचेज। हायर परचेज अपने आप में एक एक्ट बना हुआ है 1972 का, उसके अंदर यहाँ पर उसको रिलेट किया जाता है। नाउ हायर परचेज मतलब क्या होता है? हायर पे लिया गया, यानी कि मैंने कोई चीज़ हायर पे ली है और मैं सामने वाली पार्टी को हर महीने कुछ ना कुछ एक इंस्टॉलमेंट पे करता रहता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरे पास में एक ऑप्शन होता है कि आई कैन बाय द प्रोडक्ट नाउ। मीन्स अगर मैंने कोई एक ऐसी चीज़ है जो हायर पे ली है, हर महीने में 10,000 रुपये दे रहा हूँ और मुझे 10 साल तक 10,000 रुपये देने हैं, तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द टर्म लास्ट इंस्टॉलमेंट देते ही मेरे पास में ऑप्शन है कि अब मैं वो चीज़ परचेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सेल में क्या हो रहा है, हमने चीज़ बेची और आज ही चीज़ का पोजीशन ट्रांसफर हो गया। बट हायर परचेज में आज ही पोजीशन ट्रांसफर होता है क्या?
क्या? यस, पोजीशन आज ही ट्रांसफर हो चुका है, बट क्या ओनरशिप यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी आज ही हो जाती है क्या? नहीं, जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा तब तक मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। सो एचपी क्या होता है ये मैंने आपको समझाया, बट एचपी के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर लोचा है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली हो क्या रहा है, देखिए हायर परचेज में आपने कोई भी मटेरियल यहाँ पर लिया, आपने इसको परचेज किया है, ठीक है। तो ये आपके पास में पोजीशन तो आ चुका है, बट इसका जो पूरा पेमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में ओवर द ईयर्स करते जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, बट अभी भी क्या ओनरशिप आपके पास में है इस प्रोडक्ट की? नहीं, ओनरशिप आपके पास में नहीं है। ओनरशिप आपके पास में कब आएगी? जब आप ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो ये ओनरशिप आपके पास में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस पूरे पीरियड में ओनरशिप किसकी है? जिससे आपने हायर पे लिया है। आप है हायरर, यानी कि जिसने हायर पे लिया है, जिसके पास में ओनरशिप आज नहीं है। एट द एंड ऑफ द पीरियड लास्ट इंस्टॉलमेंट देने पर आपके पास में ओनरशिप आएगी। तो पोजीशन ट्रांसफर हो गया है क्या? यस। ओनरशिप ट्रांसफर हुई है क्या? नो। क्या मनी इन कंसिडरेशन है क्या? यस। आप देते जा रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट आपको देना ही है, ओके। तो ये होता है एचपी। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। Possession of goods is delivered by the owner thereof to a person on condition that such person pays the agreed amount in periodical installment. Possession दे दिया गया, आपको कार दे दी गई है, अब वो कार आपके पास में चली गई है, वो क्या है, हायर पे आपने कार ली है, कार आपकी हो गई है क्या? नहीं। आप हर महीने एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आप देते जा रहे ओनर को, देते जा रहे ओनर को, हर महीने आप देते जा रहे हैं। कार की पोजीशन आपके पास में, ओनरशिप अभी भी ओनर के पास में, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, जैसा कि मैंने ओनरशिप आपको बोला, is to pass to such person on the payment of the last installment। जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा ये ओनरशिप मेरे पास में ट्रांसफर नहीं आएगी, ठीक है। सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी पासेस। वो उससे पहले उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो यही डिफरेंस है सेल और एचपी के बीच में। देखिए प्रॉपर्टी का पास होती है, इसमें इमीडिएटली हो जाती है, इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट पर होती है। पोजीशन ऑफ द पार्टी क्या है? यहाँ पर जो बायर है वो खरीदने वाला है और जो ओनर है वही बायर है इन द केस ऑफ सेल। बट इन द केस ऑफ एचपी जो बायर कोई है क्या? यहाँ पर बायर कोई नहीं है, हायरर है। और कौन है? सामने वाला पर्सन एज अ बेली यहाँ पर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज इन द पोजीशन ऑफ अ बेली। बेली कौन होता है? जो सिर्फ आपका गुड आपके पास में रख के गया है, यानी कि मैंने आपके पास में कुछ रखा, वो गुड्स क्या आपके हो गए? नहीं, आप सिर्फ उसको संभाल रहे हैं मेरे बिहाफ पर। यानी कि यहाँ पर जो हायर पे लिया है जिस पर्सन ने, जो हायरर है, वो गुड्स उसके नहीं है, वो सिर्फ संभाल रहा है, उसको यूज़ कर रहा है और हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो ओनर नहीं बन पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एचपी में क्या जो यहाँ पर हायरर है वो ओनर है क्या? नो, बट ये यहाँ पर ओनर है, ठीक है, ओके। टर्मिनेशन, अब बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गुड्स ले लिए तो पैसे तो देने ही है। बट जो एचपी है यहाँ पर वो, यानी कि जो हायरर है, अगर उसको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो वो कर सकता है और गुड्स को वो रिटर्न कर सकता है विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। यानी कि मैंने यहाँ पर लेट्स से हायर परचेज का 10 साल का एग्रीमेंट किया, ठीक है, और मैंने किया कि आपको मैं हर साल 10,000 रुपये महीने दूंगा, ठीक है। अब मैं देते गया और 5 साल तक मैंने वो कार यूज़ करी। मैंने आपको हर महीने 10,000 रुपये दे दिए, यानी कि मैंने 1,20,000 रुपये हर साल मैंने आपको दिए और 5 साल के मैंने आपको 6 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। 6 लाख रुपए देने के बाद में मेरा मन आया कि यार ये कार नहीं चाहिए, एचपी का ये कॉन्ट्रैक्ट ना ख़त्म करो और ये कार को वापस दे दो। तो क्या एक हायरर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एचपी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पेंसिल चली गई है, अब चुपचाप पैसा देना पड़ेगा आपको, अगर नहीं दिया तो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक अपने आप में डिफरेंस है। अच्छा, अब रिस्क किसकी है? जो रिस्क का बर्डन है वो किसके ऊपर आता है? द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अगर बायर यहाँ पर पैसा नहीं दे पाया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, बट यहाँ पर द ओनर टेक्स नो सच रिस्क। फॉर इफ द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। यानी कि अगर यहाँ पर हायरर ने पैसे नहीं दिए, लेट्स से मैंने यहाँ पर 10 साल के अंदर मैंने 5 साल तक पैसे दिए, उसके बाद में पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसमें ओनर ये नहीं बोलेगा यार पैसे नहीं दिए आपने, कोई बात नहीं, वो गुड्स वापस ले लेगा मुझसे, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये तो हम देख चुके हैं, वो परचेजर के पास में पहले ही चले जाता है सेल के केस में। बट यहाँ पर हायरर जो टाइटल है उसको ट्रांसफर कर सकता है क्या? वो आगे नहीं कर सकता, ये गुड्स ही उसके नहीं है तो टाइटल कैसे ट्रांसफर करेगा? यहाँ पर रीसेल कर सकता है, यहाँ पर रीसेल नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। सो ये हुआ एचपी और सेल के बीच में डिफरेंस। अब आ जाते हैं बेलमेंट के ऊपर।
अच्छा, बेलमेंट में क्या हो रहा है, डिलीवरी होती है क्या, होती है। डिलीवरी बेलमेंट के अंदर होती है, पर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जैसे मैं जा रहा हूं इंडिया छोड़कर 10 साल के लिए, और मैंने आपको मेरा घर या फिर मैंने आपको मेरी कोई भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे दी है, यानी कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये आप संभालो, और स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि जब तक मैं वापस ना आऊं आप इसको संभालो, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या ओनरशिप उस बंदे के पास में है, नहीं है। सो मैं कौन हुआ, मैं हुआ बेलर, और सामने वाला जिसने वो गुड्स रिसीव किए हैं वो है बेली। नाउ इन दिस केस अगर हम सेल से इसको कंपेयर करें तो पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, यानी कि प्रॉपर्टी मतलब क्या है, ओनरशिप। तो सेल के केस में तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है, यस, बट क्या वो मेरा बंगला उस पर्सन का हो गया क्या, नहीं हुआ, उसको सिर्फ संभालने के लिए दिया है मैंने, ठीक है। बंगला का यहाँ पर एग्जांपल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, मूवेबल की भी हम यहाँ पर कर सकते हैं इन द केस ऑफ बेलमेंट। सो यहाँ पर आप बात कर लीजिए गोल्ड की, तो मैंने मेरे गोल्ड के आइटम्स में देखे गया कि आप संभालो इस चीज को, ठीक है, ये एज ए बेलमेंट आपके पास में रखे हुए हैं, बट आप इसके ओनर नहीं हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर डिफरेंस का क्लियर है। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल हुआ, मैंने पेंसिल बेच दी, आपने रुपए दे दिए, अब रिटर्न ऑफ गुड्स करने की जरूरत क्या है, आप मुझे क्यों दोगे। बट बेलमेंट के केस में मैं आपके पास सोना रख के गया हूं तो भाई साहब वापस दो ना यार, आपका थोड़ी है। तो रिटर्न ऑफ गुड्स तो जरूरी है बेलमेंट के अंदर, ठीक है। सो बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स, यहां पर जरूरी नहीं है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी यहां पर होती है, यहां पर नहीं होती है। कंसिडरेशन यहां पर होना जरूरी है, बट यहां पर कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेलमेंट में हमने देखा है कि ग्रेट्यूटस और नॉन ग्रेट्यूटस दोनों तरीके का बेलमेंट यहां पर होता है, ठीक है दोस्तों। सो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, दोनों में डिफरेंसेस हमने देख लिए, एचपी और बेलमेंट का सेल के साथ में डिफरेंस क्या होता है। अब हमको देखना है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाता है। तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो हम देख चुके हैं, कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। सो ये ऑफर होता है, ऑफर होने के साथ में इसको बोला गया है कि ये एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर भी हो सकता है, यानी कि दो तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन बनाई गई है। A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer। मैं फ्यूचर में उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, तो वो भी मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, और आज मैंने जो ऑफर किया है वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है। तो अब यहाँ पे पहली चीज तो क्लियर होगी कि ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर भी है, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इमीडिएट डिलीवरी ना हो, ठीक है, और इमीडिएट पेमेंट भी ना हो, मतलब अग्री किया जाए कि डिलीवरी और पेमेंट दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर डेट पे किए जाएंगे, बस। तो इनका कहने का मतलब यही है, डिलीवरी इमीडिएट हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, पेमेंट इमीडिएटली हो सकता है, फ्यूचर डेट पर हो सकता है, डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है और पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। उन सबको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लेते हैं। और सेक्शन नंबर 5 ये बोल रहा है कि हाउ इट इज बीइंग मेड, तो इसको बोल रहे हैं कि इन सब तरीकों से हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकते हैं, ठीक है भैया, चिंदी सी बात थी। अब सेक्शन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर होता है गुड्स, यानी कि जो चीज हम बेच रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर है, मेन चीज। तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि इनका एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो सेल का एग्रीमेंट हो या एग्रीमेंट टू सेल का हो। हमारे जो गुड्स है वही सब्जेक्ट मैटर रहते हैं, एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर गुड्स। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सेक्शन नंबर 8, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं कि आपने कोई चीज बेचने का वादा किया और वो चीज अब बची नहीं, यानी कि वो चीज़ खत्म हो गई। ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि जैसे मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको 50 बैग्स या फिर 50 मैं आपको पूरे के पूरे कार्टन्स दूंगा, किस चीज़ के, वीट के, ठीक है, गेहूं के मैं आपको 50 बैग पूरे बेचने वाला हूं मेरे गोडाउन से। अब हुआ क्या, हकीकत में मेरे गोडाउन में पानी भर गया, ठीक है, और जितना भी मेरा यहाँ पर वीट था वो सब खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। सो ये पहली सिचुएशन तो हो सकती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहाँ पर है, ठीक है, मतलब कि मैं आपसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ कि ये स्पेसिफाइड गुड्स है, 50 वीट के पूरी मैं आपको बड़े बड़े बैग्स बेचने वाला हूं, बट जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तभी वो चीज मेरी डैमेज हो चुकी है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? तो इनका कहना है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा कि 50 वीट के बैग है, वीट की ये क्वालिटी है, वीट का ऐसा है, वीट का कलर वैसा है। जो डिस्क्रिप्शन आपने वीट का गुड्स का दिया वो मैच ही नहीं होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उन पे पानी लग चुका है, व्हाटएवर मे बी द केस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वॉइड हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 8 सामने से आया, उन्होंने कहा कि सर अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है,
मैंने आपको बोला था कि मैं ये वीट के बैग्स आपको 1 महीने बाद में बेचूंगा, और उस 1 महीने के पहले और एग्रीमेंट होने के बाद में इस बीच वाले पीरियड में उन वीट को कुछ हो गया, यानी मैंने आपको 1 जनवरी को बोला और हमने एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 50 बैग्स दूंगा। कब? मैं आपको दूंगा 31 जनवरी को। तो इस पूरे जनवरी के मंथ में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, तो अब क्या होगा? तो इनका कहना है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद में बट डिलीवरी होने के पहले, देखिए, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। मेरी कोई गलती नहीं है, गोडाउन में पानी भर गया तो अब क्या कर सकते हैं अपन, राइट? ना बायर की गलती है। तो अगर बायर और सेलर की गलती नहीं है और एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, और एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद में और डिलीवरी के पहले अगर कुछ हो जाता है जिसमें बायर और सेलर की कोई गलती नहीं है, तो उस वाले केस में क्या होगा? तो ये एग्रीमेंट वहां पर भी वॉइड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों वॉइड हो जाएंगे अगर जो डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में गुड्स का दिया गया है वो वैसा नहीं बचता है। तो सेक्शन नंबर 7 और 8 इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 6, 7, 8 का ये हमने यहाँ पर तीनों सेक्शंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आखिरी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बचता है जो है सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10। ये दोनों सेक्शंस बात कर रहे हैं प्राइस के बारे में। आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, आपने बताया सेल क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स है, ये आपने बता दिया है। अब आप हमें ये बताइए कि आपने प्राइस बताया ना कि इतने स्पेसिफाइड प्राइस पर हम आपको ये चीज बेचेंगे, उस प्राइस को हम कैसे असर्टेन करें, यानी कि पता करें। तो उसके लिए है सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल सा उसूल है, रूल है प्राइस के लिए। प्राइस आपको कितनी देना है? तो आपको रीजनेबल प्राइस देना है। यानी कि सबसे पहली चीज तो प्राइस कैसे असर्टेन की जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू की जाएगी। हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि ये पेंसिल 11,000 रुपये में मैं आपको देने वाला हूँ, आपने भी हाँ करा, मैंने भी हाँ करा, प्राइस असर्टेन हो गई। ओके, अगर प्राइस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं हो पाती है तो डीलिंग के बीच में पार्टी बार्गेन करते करते प्राइस को फिक्स कर लेगी, दूसरा तरीका। और वो भी नहीं हो पाया तो तीसरा तरीका है कि वैल्यूअर रखेंगे हम, यानी कि जो वैल्यूएशन करेगा और वो बताएगा कि इस चीज की इतनी वैल्यू है और आप दोनों को इस चीज के लिए मानना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 तरीके हो सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट से कर ले, दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर ले, या फिर कोई थर्ड पार्टी को वैल्यूअर को बीच में लाया जाए। तो सेक्शन नंबर 9 यही बोलता है कि प्राइस को असर्टेन करने के 3 तरीके हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर एंड डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो वैल्यूअर हो गया, पार्टीज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, अब यहां पर क्या है, इन्होंने बोला है कि इनमें से कुछ भी नहीं होता है, तो हमेशा यहाँ पर हमारा रामबाण क्या है, यानी कि बॉटम लाइन क्या है कि आपको रीजनेबल प्राइस देना है। जो मार्केट में उसका प्राइस चलता है उतना दो यार, क्यों पंगे कर रहे हो बीच में आप। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 10 बोल रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल था वैल्यूएशन के ऊपर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 2 बाइक्स हैं, ठीक है, अब ये दोनों बाइक्स मुझे बेचने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला मेरे फ्रेंड को, ठीक है, मैं हूं ए, मुझे बेचना है बी को। ठीक है, और मैंने बोला कि इन दोनों बाइक्स का वैल्यूएशन क्यू करेगा, क्यू जितना प्राइस बोल देगा उतने प्राइस में मैं इन दोनों को बेच दूंगा मिस्टर बी को। बट मैंने हाथों हाथ एक बाइक तो मैंने ट्रांसफर कर ही दी है बी को। नाउ वैल्यूएशन करना था मिस्टर क्यू को, और मिस्टर क्यू ने वैल्यूएशन नहीं किया या फिर वो नहीं कर पाए और उनको सही प्राइस नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? अब ये एक बाइक जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, क्या ये मिस्टर बी की हो जाएगी? क्या मिस्टर बी मिस्टर ए को फोर्स कर सकते हैं क्या कि आप दूसरी बाइक भी मुझे यहाँ पर पे करो? नहीं कर सकते हैं। इनका कहना है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल था और वो वैल्यूएशन के हिसाब से होना था, बट वैल्यूएशन वाली पार्टी वैल्यूएशन अगर नहीं कर पाई है तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और सामने वाले पर्सन ने जो भी चीज यहाँ पर रिसीव कर ली है उसके जो डैमेजेस है वो पे करने पड़ेंगे डिफॉल्ट पार्टी को। ठीक है, सो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए इस सेक्शन के थ्रू। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party, such third party cannot और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन नहीं कर पाई तो जो एग्रीमेंट है वो अवॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि वो आपका एग्रीमेंट विल बी वॉइड। अब हुआ क्या कि 2 पार्टीज में से एक पार्टी ने गड़बड़ करी, उसने मेरे फ्रेंड को जाके बोला कि यार तू वैल्यूएशन थोड़ा कम निकाल देना, ठीक है, तो 10,000 रुपये में तुझे ऊपर से दूंगा। तो अगर उसने ये गड़बड़ करने की कोशिश करी किसी भी पार्टी ने, तो जो पार्टी ने गड़बड़ करी है वो डैमेजेस पे करेगा दूसरी पार्टी को, सिंपल सी बात है। और अगर ये सब भी नहीं हो पाया तो फिर रीजनेबल प्राइस तो आपको पे करना ही है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से ये हमने देखा असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस
सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। तो यहाँ पर अगर इस पूरे पार्ट सेकंड लेक्चर की हम बात करें तो हमने ये शुरुआत कहाँ से करी थी? हमने शुरुआत करी थी कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 4 हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें हमने ये डिफरेंस देखा किसके बीच में। सबसे पहले हमने देखा सेल के बीच में और एग्रीमेंट के बीच में, ठीक है। उसके बाद में हमने और दो डिफरेंसेस देखे, एचपी और बेलमेंट के साथ में, बराबर है। सेक्शन नंबर 4 के बाद में हम आए सेक्शन नंबर 5 पर। सेक्शन नंबर 5 ने हमको क्या समझाया, देखिए सेक्शन नंबर 5 ने आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आखिरकार बनता कैसे, हाउ, ठीक है, ओके। सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने लाए। सेक्शन नंबर 6 ने बोला सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, वो होगा आपके एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। 7 और 8 ने बोला चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के पहले कुछ गड़बड़ हो गई ना तो वो एग्रीमेंट और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे। तो 7 और 8 ये खत्म हुए और लास्ट में आया 9 और 10, इन दोनों ने बात करी प्राइस के बारे में, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से ये यूनिट 1 हमारी यहाँ पर पूरी समाप्त होती है और हमने देख लिया है किस तरीके से सेल ऑफ गुड एक्ट में इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाया जाता है। इसी के साथ में वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।